जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जीएस प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जेल बॉर्डर, ठीक है, या अन्य जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और लेखपाल, जो भी चीज़ें हैं कुल मिला के जीएस है तो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन लेवल जो है ये पुलिस के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दिए वीडियो को। और ये प्रश्न था पिछले सेशन का, बांग्लादेश क्रिकेट के मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न है कि बांग्लादेश के मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, एमएल जयसिंह, रमन लांबा। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रमन लांबा। ठीक है, ये बांग्लादेश में मैच हो रहा था ढाका में। ठीक है, तो अच्छा, स्टेडियम का नाम बंग बंधु था, है ना, बंग बंधु स्टेडियम था ढाका में। और ढाका क्लब क्रिकेट मैच में, अब वहाँ पे हो ये रहा था कि ये फील्डिंग कर रहे थे और बिना हेलमेट के, यानी कि शॉर्ट लेग पे ही लगे हुए थे बिना हेलमेट के, और इसी के कारण इनको मतलब गेंद लग जाती है और समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए करेक्ट आंसर रमन लांबा हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। तो ऑप्शन है पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चुन सकते हैं अपना आंसर, आप एज ए टेस्ट ले सकते हैं, बाद में अपना आंसर बताइएगा टोटल कितने सही हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। देखिए, पवन ऊर्जा और ज्वारीय शक्ति ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, तो पवन, अब जैसे परंपरागत यानी कि जैसे ज्वारीय शक्तियाँ हैं, पवन ऊर्जा है, और यानी कि ये आमतौर पे ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये उपलब्ध रहें, है ना। लेकिन ये पेट्रोलियम है, कोयला है, ये परंपरागत के अंतर्गत आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चुनिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और स्थायी रूप से एक और व्यक्ति थे 9 दिसंबर 1946 में ग्रैंड ओर्डोमेंट कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, वो थे। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक होती है, तो जिसमें 1946 में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। और बाकी है, संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को, है ना, जिसमें नेहरू जी ने स्टार्ट किया, सबसे पहले पेश किया और कार्रवाई दिवस को स्टार्ट की उद्देश्य, उसमें प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बाकी ये तो सब देखिए प्रारूप समिति के सदस्य थे, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, हम लोगों को अब आगे चलते हैं। मैं भी क्या बता रहा था,
यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, मैं गलत बता रहा था, मुझे लग रहा था तभी। 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कौन सा अधिकार रह गया है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार हो गया है। और पहले क्या था? मौलिक अधिकार में था, है ना, पहले 7 थे, अब तो 6 ही बचे हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 के बीच में आपके आर्टिकल्स में आते हैं, भाग 3 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब ये कानूनी अधिकार में संपत्ति का अधिकार जो है ना, वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। बड़ा दिक्कत होती थी, है ना, सरकार को डेवलपमेंट वगैरह करने में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? देखिए ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कितना प्यारा प्यारा सा। रामनगर, नैनीताल, दुधवा, लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। जे क्या यार, ये कैसा ऑप्शन है? अच्छा, ये जगह का नाम दिया हुआ है। अरे ये मतलब देखिए, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? रामनगर, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, है ना, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और बाकी दुधवा नेशनल पार्क का नाम ही दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, है ना। बाकी काजीरंगा उद्यान असम में है ही है, बांदीपुर राजस्थान में है। तो ये सब ठीक है। फिलहाल इसका जिम नेशनल कारपेट पार्क जो है रामनगर में ही है। और नैनीताल में और भी एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सुंदरबन कहाँ है भाई? ये भी देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अपना आंसर चुनिए। तो सीधी सी बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, है ना, सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर है ना, टाइगर सबसे बढ़िया पाए जाते हैं। और लायन जो है गिर में पाए जाते हैं, गुजरात के। तो ये याद रखेंगे। ध्वनि मापन इकाई क्या कहलाती है? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ नहीं आएगा, सिंपल से ही आएंगे। अब कैलोरी का क्या हो जाता है? देखिए कैलोरी का जो है, कैलोरी ताप, ऊर्जा, है ना, इस सब का कैलोरी में मापन होता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से ताप मापने का यंत्र होते हैं, हम कहें तो यूनिट होती है, इकाइयाँ होती है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है ना। फ़ारेनहाइट ताप का इकाई है मापने की, लेकिन कैलोरी क्या है? मात्रक है। हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से, किस गैस की अधिक मात्रा होने से बढ़ती है? ऑप्शन क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो हरित गृह प्रभाव मतलब आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? तो आमतौर पे जब यहाँ और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये सारे ठीक ठाक हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें एथेन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ये सारी दुनियादारी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व तो हैं। तो CO2, अच्छा, इसका जो CO2 जो पाया जाता है अब आपके वातावरण में 0.0336 आमतौर पे होता है, या 39 के आसपास, या 38 होता है जहाँ था। तो आप लिख सकते हैं, आमतौर पे हम लोग इतना ही लिख के काम चला लेते हैं। ठीक है।
CO2 की बात हो रही है। नाइट्रोजन सभी लोग जानते हैं 78% होता है, तो एक्चुअल में एकदम जैसे डेटा हम लोग लेंगे तो 78.8% होता है। ऑक्सीजन जो हो जाएगा आपका 21% रफ डाटा होता है, लेकिन 20.95% में पाया जाता है। आर्गन बड़ा कम होता है ना, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये उतने में दुखी कर रखा है ना CO2, और CO2 ज़रूरी भी है। तो ये है सब आंकड़े, और ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और मौसम को हम कहें तो ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी या सभी जीवधारियों के लिए। ऑक्सीजन फिलहाल हरित ग्रह की बात कर रहा था। चलिए CFC वगैरह भी उसमें बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, अमोनिया वगैरह। हाँ, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, ये भी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों के निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो बस बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण। एक्चुअल में ताजमहल आगरा में है, और वहीं पे जो मथुरा है, मथुरा में रिफाइनरी कंपनी है ना, जो तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, उनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और हम कहें तो आमतौर पर जब अम्लीय वर्षा होता है तो H2SO4 उसमें मिला हुआ आता है। ठीक है, तो आपस में विक्रिया करके ये आता है, तो उससे बदरंग होता जा रहा है ना। तो सान सल्फ्यूरिक अम्ल हो, या फिलहाल ऐसा अंदर तो होगा नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात ही होती है वहाँ पे, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से ताजमहल ख़राब होता जा रहा है। अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, शायद ये वाला आपका थंबनेल का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन है डॉक्टर भाभा, डॉक्टर SJ कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब पता हो, आप 3 गलत करके भी एक सही कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और डॉक्टर SJ कासिम। देखिए, भाभा के बारे में आप लोग पढ़े, अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे ये जो है आपको कॉमन लगा या आपने देखा नहीं कभी, और इनके बारे में तो जानते हैं। तो जब इनके बारे में ऐसा कुछ मिला ही नहीं, जो अंटार्कटिका गए थे, तो बचे हुए तो यही जाएंगे ना। तो ये तरीका भी एक हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी कह रहा है, उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंधी क्या हो जाएगा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 अक्षांश है, और ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, और ये आपका मकर रेखा है 23.5, अरे उधर तो बढ़िया नहीं बना है, कोई बात नहीं है, 23.5 डिग्री पे क्या है? मकर रेखा है। तो ये कर्क और मकर, जो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो सूर्य हमेशा इन्हीं के बीच में रहता है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं के बीच में होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो उष्ण कटिबंधीय आता है, समझ गए। और बाकी इधर उष्ण उपोष्ण ये बढ़ते जाते हैं। इनका एक पूरा डिटेल्स का भी वीडियोस मिलेंगे आपको, है ना। कमेंट कर लिया करें आप लोग, तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले कि चलो भाई कुछ करते हैं, आगे हो रहे हैं। चलिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें से कौन सा संघनन नहीं है? ऑप्शन है ओस, कोहरा, धुआं, पाला। आप नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो आप अपना करेक्ट आंसर ABCD करके या 1 2 3 4 करके भी दे सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? और हाँ, प्रैक्टिस सेट जरूरी है आपके लिए, तो मन लगाकर प्रैक्टिस सेट
देखते रहें। और आपके कितने 10 में से सही हुए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और राय अपना ज़रूर दें, है ना। और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो, नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी ज़रूरतमंद हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।